नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1175 तक पहुंची। अब तक 12 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। राजधानी रांची में व्याप्त जल संकट पर उच्च न्यायालय चिंतित। मुख्य न्यायाधीश खुद लेंगे जलाशयों का जायजा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब चलते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ढाका में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर आज ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे और वहां शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इससे पहले ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी का स्वागत किया। ढाका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रगान भी गाया गया। श्री मोदी आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। आज तीसरे पहर ढाका के परेड मैदान पर आयोजित बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा, क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए बंगबंधु और लाखों बांग्लादेशी देशभक्तों और हजारों भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बांग्लादेश के समाचार पत्र में आज प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक यादगार वर्ष में हम भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और अखोरा अगरतला रेल लिंक जैसी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार से व्यापक और भागीदारी मजबूत होगी तथा सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। भूमि और समुद्री सीमा जैसे मुद्दों का समाधान में द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक बार फिर वह समय है जब भारत बांग्लादेश भागीदारी बंगबंधु की साहसिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है। इससे पहले कल एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भागीदारी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि भारत इसे और मजबूत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में अब तक 5,55,04,000 से अधिक लोगों की कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 32,987 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 95.08% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1,12,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड-19 के मामले अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,21,066 लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.55% है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच कल 59,111 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में 257 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या 1,60,000 को पार कर गई है। विभिन्न जांच केंद्रों में कल 11 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 23,46,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रभावी तरीके से चल रहा है। अब तक 12,16,750 लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। इनमें 4,10,467 स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं, जबकि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 1,45,108 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 6,61,175 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। 2,27,798 लोगों को टीके का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 72 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,19,698 हो गई है। हाल के दिनों में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर
1175 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 58,14,376 सैंपलों की जांच हुई है। इधर झारखंड समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोडरमा जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। होली के मद्देनजर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की कार्रवाई तेज कर दी है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोडरमा में फिलहाल 12 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज डुमचांच स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में जहां अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है, वहीं वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। सरकारी चेक समाशोधन के लिए 31 मार्च को विशेष व्यवस्था की गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 मार्च को अपनी शाखाएं सरकारी लेनदेन के लिए निर्धारित समय तक खुला रखने के लिए कहा है। सरकारी लेनदेन करने के लिए आरबीआई की विंडो 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुली रहेगी। उस दिन एनईएफटी और आरटीजीएस भी देर रात तक किया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक कार्यक्रम चाईबासा के स्कूलों में चलाया गया। इसमें जागरूकता रथ के माध्यम से विद्यालयों के कुल 55 शिक्षकों एवं लगभग 850 छात्र छात्राओं को वर्षा जल संग्रहण के महत्व, हाथ धोने की आवश्यकता, जल संचयन एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा जल के विवेकपूर्ण एवं समुचित उपयोग तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करने एवं आम जनों को इस कार्य के लिए प्रेरित करने की शपथ ली गई। कोरोना वायरस संक्रमण के दोबारा फैलने के खतरे को देखते हुए इस प्रकार के अभियान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में जल संकट पर झारखंड उच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। तालाब, डैम और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकार के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि रांची में पानी की कमी होने वाली है। उन्होंने कहा कि जल संकट को दूर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे खुद रांची और आसपास के जलाशयों का निरीक्षण करेंगे। मधुपुर उपचुनाव को लेकर अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इस सीट पर सीधी लड़ाई सत्तारूढ़ गठबंधन और भाजपा के बीच है। गठबंधन की ओर से जहां राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन चुनाव मैदान में है, वहीं भाजपा ने हाल ही में आजसू पार्टी छोड़कर आए गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। श्री नारायण 30 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल हसन ने कल ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को मतों की गणना होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन अप्रैल सेशन के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अप्रैल सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रैल तक लिए जाएंगे, जबकि 5 अप्रैल आधी रात तक फीस जमा किया जा सकेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित सूचना बाद में जारी होगी। जेईई मेन इस साल 4 सत्रों में आयोजित की जानी है। फरवरी और मार्च की परीक्षा हो चुकी है। तीसरे सत्र के लिए 27 से 30 अप्रैल तक परीक्षा होगी। जमशेदपुर शहर के निजी विद्यालयों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इससे अभिभावक चिंतित हैं। विस्तृत विवरण के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इससे अभिभावक परेशान है। 8 साल में पहली बार है जब अभी तक आरक्षित सीटों पर एक भी नामांकन नहीं हुआ है एवं सभी सीटें खाली है। इससे पहले फरवरी से ही नामांकन शुरू होता था। दूसरी ओर समान सीट पर जिन बच्चों का नामांकन हुआ है उनकी कक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। नामांकन में देरी प्रमाण पत्रों के जांच के नाम पर लटकाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जांच प्रक्रिया करीब 1 महीने से अधिक समय से चल रही है। जमशेदपुर शहर के निजी स्कूलों में करीब 2100 सीट आरक्षित वर्ग के लिए है। जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि जब तक प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। फिर चाहे कितनी भी देरी क्यों न हो। प्रमाण पत्रों की जांच में तेजी लाने के लिए सीओ कार्यालय को 3 बार रिमाइंडर लेटर भेजा है। उम्मीद है जल्द ही जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत दनुआ घाटी में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कल मध्य रात्रि के बाद एक पुलिस वैन और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वैन के चालक और ट्रक चालक की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ठोस पहल की जा रही है। इस सिलसिले में उपायुक्त अरवा राजकमल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विशेष जांच अभियान चलाकर ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड भी लागू करने को कहा है। और अब समाचार खेल से। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह इस मैच में ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है। 3 एक दिवसीय सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 66 रन से जीता था। भारतीय टीम अगर यह मैच जीत जाती है तो वह घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी द्विपक्षीय सीरीज जीत लेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1175 तक पहुंची। अब तक 12 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए हैं टीके। राजधानी रांची में व्याप्त जल संकट पर उच्च न्यायालय चिंतित। मुख्य न्यायाधीश खुद लेंगे जलाशयों का जायजा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।